वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवना तिवारी। आज हम लोग बात करेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में। जब इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तब क्या इनका बिहेवियर होगा, इनकी हिंडरेंस कंबाइंड होकर क्या कहलाती है, उसका डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है। ये वीडियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो में बीच बीच में जो चीज़ें बताई गई उससे 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंबाइंड डेरिवेशन पूरा का पूरा 3 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है। शुरू से आखिरी तक वीडियो को जरूर देखिए। हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉइल, कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है एसी वोल्टेज से। सीरीज में कनेक्टेड है तो तीनों में सेम करंट बहेगी। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट, और ये I है इंस्टेंटेनियस उस टाइम पर करंट की इक्वेशन। अब अलग अलग तीनों का डिस्क्रिप्शन बता चुकी हूँ। जब खाली रेजिस्टर वोल्टेज सोर्स से जुड़ा है, खाली कॉइल जुड़ी है या खाली कैपेसिटर जुड़ा है, तब क्या क्या होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसकी रुकावट क्या होती है, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रिएक्टेंस, पूरा आपको देखना है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप तीनों वीडियोस देख लीजिएगा। आज तीनों कंबाइन जुड़े हुए हैं सीरीज में एसी सोर्स से। हमें निकालना है कि इस एसी सोर्स की पीक वैल्यू क्या होगी और इसका फेज डिफरेंस क्या होगा। अब सीरीज से एलसीआर सर्किट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कैसे डिराइव करें कि कंबाइंड हिंडरेंस इसकी क्या होगी, अप्लाइड वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या होगी और इसका फेज करंट के संग क्या होगा। शुरुआत करते हैं। किसी इंस्टेंट पर I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है करंट। रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, फेज डिफरेंस 0 होता है, इसलिए करंट ये है तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी, वी आर टी इक्वल टू वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। ये आर सफिक्स लगा हुआ मतलब रेजिस्टेंस के लिए, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन रेजिस्टर हो गई। कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज करंट से π/2 लैग करता था तो उसमें वी नॉट सी साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है। ऐसे ही कॉइल में वोल्टेज करंट से π/2 लीड करता तो ओमेगा टी प्लस π/2 हो गया। अब ये वी नॉट आर, वी नॉट सी, वी नॉट एल ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस रजिस्टर, अक्रॉस कैपेसिटर और अक्रॉस कॉइल। इनकी वैल्यूज क्या है ये सब पीछे बता चुकी हूं। वी नॉट आर क्या है, आई नॉट आर। वी नॉट सी क्या है, आई नॉट एक्सी। इसी एक्सी का नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी को और क्या कहते हैं, 1/ओमेगा सी, तो इसको और भी लिखा जा सकता है आई नॉट ओमेगा सी, ये भी वी नॉट सी। इसी तरह कॉइल में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी होगी, आई नॉट एक्सएल। एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसे लिखते हैं ओमेगा एल से, तो आई नॉट ओमेगा एल भी लिख सकते हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका पीक वैल्यू क्या होगी और उसका फेज डिफरेंस कितना होगा। बस ये दो चीज कैसे पता लगाएंगे, वो है फेजर डायग्राम। देखिए फेजर में हम इन्हीं बातों का जो पहले जानते हैं उसी का यूज करेंगे। भाई रेजिस्टेंस है, वोल्टेज और करंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो हमने एक्स एक्सिस पर आई लिया और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ले लिया। कॉइल में वोल्टेज लीड कर रही है करंट से π/2 के फेज से, तो वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ ले लिया प्लस वाई एक्सिस के अलोंग वी नॉट एल, नीचे की तरफ वी नॉट सी, क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करती है करंट से π/2, अभी बता चुकी हूं। इसमें आप देखिए ये वोल्टेज को हमने वेक्टर से शो किया है। एक्चुअली ये SHM करते हुए इक्वेशंस का पूरा एप्लीकेशन है। हम इसको वोल्टेज को अक्रॉस कॉइल, अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहे हैं एज ए वेक्टर, इसलिए ये डायग्राम बना लिया। ऐसे एक्सिस पर क्या क्या है डिनोट कर लिया। आई तीनों में ये है, देखिए सेम है, सीरीज है, तो आई लिखा। आई से वोल्टेज 90 डिग्री आगे है कॉइल में, 90 डिग्री पीछे है कॉइल में, तो ऐसे वेक्टर्स बना लिए। इसी को हम अगर ये मान लें कि जो भी वैल्यूज लिखी है, मैंने देखिए स्लैश लगा के लिखा है कि जो वी नॉट एल, वी नॉट आर या वी नॉट सी लिखा है, यही फेजर आरएमएस वैल्यूज के लिए भी खींचा जा सकता है, तीनों वैल्यूज आरएमएस हो। ध्यान रहे पीक वैल्यू नॉट है, आरएमएस वैल्यू आरएमएस लिखा हुआ है। फेजर किसके लिए नहीं खींचा जा सकता, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू इन इक्वेशंस के लिए, इनके लिए नहीं। यहां मैंने स्पेशली बता दिया है कि फेजर डायग्राम इज ड्रॉन विथ पीक और आरएमएस वोल्टेज, ओनली देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वोल्टेज विल बी द वोल्टेज ऑफ सोर्स।
वोल्टेज अक्रॉस सोर्स में उसकी पीक वैल्यू पता लगानी, फेज पता लगानी है। तो पीक वैल्यू में अगर हम लेंगे तीनों, तो वोल्टेज जो रिजल्टेंट आएगी उसकी पीक वैल्यू आ जाएगी सोर्स की वोल्टेज की। अगर हम तीनों की आरएमएस वैल्यू में फेजर ड्रॉ करते हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो उस सोर्स की वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आएगी। हाँ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए ये हम फेजर नहीं बनाते। अब बात करते हैं कि अगर एक ऐसा केस लें जिसमें कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज उसकी पीक वैल्यू ज्यादा हो, किससे? कैपेसिटर के अक्रॉस पीक वैल्यू से। मतलब लिख सकते हैं V नॉट L ग्रेटर देन V नॉट C। अब देखो V नॉट L क्या होता है? IXL। V नॉट C होता है IXC। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं IXL ग्रेटर देन IXC या XL ग्रेटर देन XC। सारा का सारा यहीं पर यह केस आता है कि अगर सीरीज LCR सर्किट में XL ग्रेटर देन XC है या वोल्टेज अक्रॉस कॉइल ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, तो क्या होगा? सबसे पहले देखिए, वोल्टेज का जो y एक्सिस की प्लस y एक्सिस की तरह कंपोनेंट है, जो पोर्शन लिया गया है वो V नॉट L ही तो डिनोट करता है। क्यों? क्योंकि करंट x एक्सिस पर है या वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर x एक्सिस पर है, उसी से तो 90 डिग्री पर होता है वोल्टेज अक्रॉस कॉइल। तो वो वेक्टर आपने बड़ा ले लिया क्योंकि वोल्टेज ज्यादा है V नॉट C से, V नॉट C छोटा ले लिया। वेक्टर एडिशन सीधे सीधे करते हैं, तो अगर बड़े वेक्टर में से अपोजिट वाला छोटा वेक्टर माइनस ही तो हो जाएगा। हम कह रहे हैं वेक्टर एडिशन, लेकिन ये घट जाएगा ना। कितना बचेगा? ये O नॉट से लेकर मान लेते हैं ये O डैश, तो O डैश को क्या लिखा जाएगा? V नॉट L माइनस V नॉट C। अब इस वेक्टर का V नॉट R के संग रिजल्टेंट लेंगे, वही तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज का कंबाइंड रिजल्टेंट होगा। वो रिजल्टेंट होगा किसका? अप्लाइड सोर्स की पीक वैल्यू, क्योंकि हमने नॉट में पीक वैल्यू मिली है फेजर। निकालेंगे कैसे? V नॉट माइनस V नॉट L माइनस V नॉट C और V नॉट R दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो उनका रिजल्टेंट देखिए OM आएगा। ये हिस्सा यहां पर हमने MN से शो कर दिया। तो अगर हम ट्रायंगल OMN ले लें, इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं tan फाई अगर हम निकालें किसके बराबर आएगा? V नॉट L माइनस V नॉट C अपॉन V नॉट R। अगर हम I के टर्म्स में लिखें तो I नॉट XL माइनस I नॉट XC अपॉन I नॉट R। I नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? XL माइनस XC अपॉन R। बहुत पूछा जाता है कि अप्लाइड वोल्टेज का फेज कैसे निकालेंगे। यही है, फेज एंगल ही तो फाई है। हम फाई को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स। चाहे XL माइनस XC अपॉन R लिखें, चाहे V नॉट L माइनस V नॉट C अपॉन V नॉट R लिखें। तो हमें अप्लाइड वोल्टेज का फेज करंट से पता चल गया। कब? जब V नॉट L ग्रेटर देन V नॉट C है या XL ग्रेटर देन XC है। रही बात अप्लाइड वोल्टेज की पीक वैल्यू कैसे निकालें, तो सबसे पहले तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वही तो पीक वैल्यू होगी अप्लाइड सोर्स की। तो देखिए यहाँ पर VO लिखा है, V नॉट लिखा है, S है सोर्स के लिए। सोर्स मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज है। पाइथागोरस लगा दिया, OM स्क्वायर इक्वल टू MN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर ही तो होगा। OM स्क्वायर क्या लिखेंगे? V नॉट S का होल स्क्वायर। किसके बराबर हो जाएगा? V नॉट R स्क्वायर प्लस V नॉट L माइनस V नॉट C का होल स्क्वायर। ये MN यही तो है। इससे हम V नॉट R, V नॉट L, V नॉट C को I के टर्म्स में लिख सकते हैं। I नॉट R है ना, तो स्क्वायर करेंगे I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर। I नॉट स्क्वायर कॉमन लेके R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अब देखो I नॉट स्क्वायर इधर ले आओ और उसका स्क्वायर रूट ले लो। थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए। कितना हो जाएगा? V नॉट स्क्वायर अपॉन I नॉट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कर लेंगे तो V नॉट अपॉन I नॉट आ गया। अंडर रूट में जो टर्म आया वो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखो R, XL, XC इन सब की यूनिट ओम है, सभी करंट के रास्ते की रुकावट है, और ये पूरा का पूरा कंबाइंड टर्म यही कहलाता है इम्पीडेंस। तो ये इम्पीडेंस को डिफाइन करना और डिराइव करना बहुत पूछा जाता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है। तो सिर्फ फेजर बना के आपने इम्पीडेंस को बता दिया। हाउ विल यू डिफाइन? कंबाइंड हिंडरेंस इन द पाथ ऑफ करंट
व्हेन रजिस्टर, कॉइल एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द एसी सोर्स। ये इम्पिडेंस हो गई, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी भी यूनिट ओम है, और एक कंबाइंड हिंडरेंस तो है ही है। देखिए इसमें आर, एक्सएल, एक्सी तीनों ही तो आ रहे हैं, बस फॉर्मूला याद रख लीजिए इम्पिडेंस का। अब हमें पता लगाना था अप्लाइड सोर्स की पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और फाई फेज तो हमने निकाल लिया, फेज हो गया tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, देख चुके हैं पहले। और पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट अपॉन आई नॉट, ये पूरा इम्पिडेंस ही तो है, जेड से डिनोट करते हैं, तो आई नॉट जेड हो गया। मतलब हम अप्लाइड सोर्स वोल्टेज की इक्वेशन कैसे लिखें, ध्यान देना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट आ रहा है वो रिजल्टेंट सोर्स का पीक वैल्यू का ही तो वेक्टर है, वो करंट से वी नॉट आर जो है इसी के पैरेलल ही तो करंट है रजिस्टर में, तो वो करंट से आगे है, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। डायग्राम देख के पता चल रहा है ना कि हम ऐसे लेते हैं एंगल, तो ये कितना एंगल लीड कर रहा है, फाई। और जब भी वोल्टेज लीड करती है कौन सा सर्किट होता है, वो इंडक्टिव। यानी सीरीज एलसीआर सर्किट इंडक्टिव सर्किट जैसा कब बिहेव करेगा, ये भी पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। तो जब अप्लाइड वोल्टेज सोर्स की जो पीक वैल्यू है वो करंट से फाई फेज एंगल लीड करे तो सर्किट इंडक्टिव है, उसमें एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, उसमें वी नॉट एल ग्रेटर देन वी नॉट सी है, उसमें फाई tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर है, उस समय अप्लाइड वोल्टेज की पीक वैल्यू आई नॉट जेड है, जहां जेड है इम्पीडेंस। ये सारे एक एक करके कभी ना कभी 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और पूछेंगे। इंडक्टिव सर्किट है तो उसका फेजर बनाओ, वोल्टेज करंट से कितना लीड या लैग कर रहा है, कितना, तो फाई की वैल्यू आपने लिख दी, क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो आई लैग कर रही है वोल्टेज से फाई से, या वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से फाई एंगल से। सीरीज एलसीआर सर्किट का अब एक दूसरा केस देखते हैं जिसमें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ग्रेटर है वोल्टेज अक्रॉस कॉइल से, यानी कि वी नॉट सी ग्रेटर देन वी नॉट एल। पहले वाले केस में वी नॉट एल ग्रेटर देन वी नॉट सी, उसी के पैरेलल ही चलेंगे, क्या क्या चेंजेस करते हैं तो दूसरा केस होगा। इसमें वी नॉट सी बड़ा है तो यानी एक्स सी बड़ा होगा एक्सएल से। अब फेजर डायग्राम बनाएंगे तो आई और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस दोनों ही पैरेलल हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया गया है। वी नॉट एल कम है तो इसका छोटा वेक्टर लिया गया है, और वी नॉट सी बड़ा है तो इसका ये बड़ा वाला वेक्टर लिया गया है। रिजल्टेंट क्या होगा, वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, ये ओ ओ डैश के बराबर होगा। अब ओ ओ डैश और ओ एन वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट आएगा वही अप्लाइड सोर्स की पीक वैल्यू होगी। अब यहाँ पर अप्लाइड सोर्स की पीक वैल्यू रिजल्टेंट ओ एम ही तो आएगा, ये ओ एम स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, उसी को लिख लिया गया। ओ एम पीक वैल्यू है अप्लाइड वोल्टेज की या सोर्स वोल्टेज की, तो वी नॉट एस स्क्वायर से लिखा गया है, इक्वल टू वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल का होल स्क्वायर। वी नॉट आर क्या है, आई नॉट आर, तो आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी नॉट सी और वी नॉट एल, आई के टर्म्स में क्या लिखे जाते हैं, आई नॉट एक्स सी आई नॉट एक्सएल, तो आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिए, एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अभी भी आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई आपसे पूछ सकता है कि पहले जब एक्स एल ग्रेटर देन एक्सी था तब इम्पिडेंस ये जो आ रहा था एक्सप्रेशन, इसमें एक्सएल माइनस एक्सी आ रहा था, अब की बार एक्सी माइनस एक्सएल है, तो क्या इम्पिडेंस अलग अलग है? देखने पर ही पता चल रहा है कि नहीं, दोनों सेम है। क्यों भाई, एक्सी माइनस एक्सएल हो चाहे एक्सएल माइनस एक्सी हो, उसका होल स्क्वायर ही तो किया गया है ना, तो इम्पिडेंस तो वही रहेगी चाहे सर्किट इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो। मतलब एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हो या एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो, डिफरेंस लेना है और उसका स्क्वायर करना है। तो ये हो गया इम्पिडेंस, यानी वी नॉट एस अपॉन आई नॉट, जो इम्पिडेंस आया उस एक्सप्रेशन को जेड लिखते हैं। और पूछा जाता है ड्रॉ इम्पिडेंस ट्रायंगल। अब जब आपने वोल्टेज फेजर बनाया है तो यही वाला ट्रायंगल उसमें हम रिएक्टेंसेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख दें। जैसे एक्स एक्सिस पर हमने आई लिया है, वी नॉट आर लिया है, तो रेजिस्टेंस क्या है, आर है, तो एक्स एक्सिस पर आर ले लिया। नीचे वाई एक्सिस पर वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल है, हम आई नॉट हटा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स सी
एक्स सी माइनस एक्सएल। यहाँ पर भी तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो नीचे की तरफ है एक्स सी वो बड़ा है और एक्स आर एक्स एल कम है, तो ये ओ से नीचे की तरफ जो वेक्टर बचेगा वो किसके बराबर होगा, एक्स सी माइनस एक्स एल। इन दोनों का स्क्वायर का जो रिजल्टेंट ओ एम आएगा यही इम्पिडेंस है और यही जेड किसके बराबर है, ओ आर स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर। तो है तो वही चीज ना, देखिए ओ एन क्या है आर और एन एम क्या है एक्स सी माइनस एक्सएल, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है उस एक्सप्रेशन में जेड चाहे इंडक्टिव सर्किट हो चाहे कैपेसिटिव सर्किट हो सेम है। फेज क्या है, डायग्राम देख के पता चल रहा है कि करंट से वोल्टेज अब लैग कर रही है 5 फेज एंगल से। तो जब सर्किट कैपेसिटिव होता है, एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल होता है, वी नॉट सी ग्रेटर देन वी नॉट एल होता है, 5 फेज वोल्टेज का 5 फेज एंगल है करंट से और वोल्टेज करंट लीड करती है वोल्टेज से 5 फेज एंगल से। अब बचा क्या, जब दोनों बराबर हो, मतलब अगर इम्पीडेंस देखिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस हम इसको लिख सकते हैं एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर। अभी बता चुकी हूं एक्सएल बड़ा हो चाहे एक्सी बड़ा हो, डिफरेंस का स्क्वायर लेते हो तो इम्पीडेंस तो सेम ही रहेगा। तो अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी थर्ड केस ये लिया जाए तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सएल इक्वल टू एक्सी कर देंगे तो जेड बचेगा केवल आर, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल दोनों केस में 0 हो जाएगा। ऐसा सीरीज एलसीआर सर्किट जब भी एक्सएल इक्वल टू एक्सी उसमें हो जाता है तो वो रेजोनेंस की कंडीशन होती है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए सीरीज एलसीआर सर्किट में इम्पीडेंस क्या है, फेजर डायग्राम क्या है, इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है, एल सी और आर कैसे बिहेव करते हैं जब तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, हाँ वोल्टेज और करंट का फेज एंगल कैसा होता है, सर्किट कब इंडक्टिव है कब कैपेसिटिव है, सारी बातें मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस की हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू।